अब हम देखेंगे कि उद्योगों और व्यापार 1950 से 1990 के बीच उद्योगों और व्यापार की क्या स्थिति थी। बच्चों, हम जानते ही हैं कि उद्योग एक राष्ट्र की प्रगति में बहुत सहायक होते हैं। उद्योगों में समृद्धि दर कृषि के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और कृषि की अपेक्षा अधिक स्थायी रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। आज़ादी के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। भारतीय उद्योगों में उस समय सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग आदि ही थे। इसके अलावा जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात के कारखाने थे। हमारे नीति निर्माताओं के सामने यह प्रश्न था कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें या सार्वजनिक क्षेत्र को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उद्योगपतियों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वे बड़े उद्योगों की स्थापना कर सके, और ना ही भारत आजकल की तरह बहुत बड़ा बाजार था कि उद्योगपति यहाँ पर निवेश करने के लिए प्रेरित हों। इन्हीं कारणों के चलते सरकार को औद्योगिकरण के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि यदि देश का तेजी से विकास करना था तो उद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक था। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग खोलकर भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया। नीति निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि औद्योगिकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसलिए जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1950 से 1990 के बीच में औद्योगिक नीति जो हमारी रही वो इसी प्रस्ताव पर आधारित थी। भारत की 1956 में औद्योगिक नीति को ही औद्योगिक नीति प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार माना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सामाजिक स्वरूप देने की कोशिश की गई। इसी आधार पर औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 तैयार किया गया। इस प्रस्ताव के तहत भारत के उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला क्षेत्र था सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया जिनमें निवेश करने का अधिकार केवल और केवल राज्य या सरकार का होगा। इन क्षेत्रों में रेलवे, विमानन, बिजली उत्पादन आदि समेत 17 क्षेत्र शामिल किए गए। दूसरा था संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में 12 ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जिनमें निवेश राज्य या सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन अगर निजी क्षेत्र चाहे तो वह भी इन क्षेत्रों में निवेश कर सकता है। इन क्षेत्रों में खनन, जहाजरानी इत्यादि शामिल थे। तीसरा क्षेत्र था निजी क्षेत्र। ऊपर 29 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि बाकी के क्षेत्रों में सरकार निवेश नहीं करेगी। इनमें निवेश करने का काम केवल निजी क्षेत्र को ही सौंपा गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में निजी क्षेत्र पूरी तरह मुक्त नहीं था, उस पर सरकार के प्रतिबंध या नियंत्रण थे। निजी क्षेत्र को नया उद्योग लगाने के लिए, उद्योगों का विस्तार करने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिसे लाइसेंसिंग कहा जाता था। भारत में यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि नए उद्योगों को या नए उद्योगपतियों को सरकार उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए विवश कर सके जो देश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए, जैसे करों में छूट, सस्ती दर पर जमीन, सस्ते दरों पर ऋण आदि। सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों का भी विस्तार किया। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, इस समिति ने ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया। लघु उद्योगों को परिभाषित इन उद्योगों में किए जाने वाले निवेश के मूल्य के आधार पर किया जाता है। 1956 में ऐसे उद्योग जिनमें 5 लाख रुपए तक का निवेश किया गया था उन्हें लघु उद्योग कहा गया। आजकल लघु उद्योगों की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए है। लघु उद्योग श्रम प्रधान उद्योग होते हैं। ये अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होते हैं। ये उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि ये अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उत्पादों को छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित किया हुआ था। इसके अलावा इन्हें कम ब्याज दर पर ऋण
उत्पाद शुल्क में छूट जैसी रियायतें भी सरकार ने प्रदान की हुई थी ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले। अब व्यापार नीति। 1956 की भारत की औद्योगिक नीति और व्यापार नीति दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक समझी जाती थी। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई। अंतर्मुखी व्यापार नीति का अर्थ है कि जिन वस्तुओं की देश को आवश्यकता है उनके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होकर उनको अपने ही देश में उत्पादित करना। अर्थात इस नीति के तहत आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया गया, यानी आयातों के ऊपर निर्भरता कम करने की कोशिश की गई। आयात प्रतिस्थापन नीति के तहत भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई ताकि भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचे रहें। इसके लिए प्रशुल्क और कोटा को अपनाया गया ताकि आयात की मात्रा पर नियंत्रण किया जा सके। आयात पर लगने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं और कोटा का अर्थ है आयात की मात्रा पर नियंत्रण करना। किसी वस्तु के आयात की मात्रा निश्चित कर दी जाती है तथा उस निश्चित मात्रा से अधिक आयात की अनुमति नहीं दी जाती। यह इसलिए किया गया ताकि जरूरत से अधिक आयात ना किया जा सके और आयात का घरेलू उद्योगों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। अब हम पढ़ते हैं औद्योगिक विकास पर नीति का प्रभाव। सन 1950 से 1990 के बीच भारतीय उद्योगों का काफ़ी विस्तार हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित थी। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। सन 1950-51 में उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 13% था, जो अब बढ़कर 25% के आसपास हो गया है। दूसरा, इन 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन 6% की वृद्धि हुई, जो कि काफ़ी सराहनीय वृद्धि थी। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन 1947 की तरह भारत केवल सूती कपड़ा और पटसन बनाने वाला देश नहीं रहा था, बल्कि भारत में विभिन्न वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलगाड़ियां, सीमेंट, ऑटोमोबाइल गाड़ियां, टेलीकॉम आदि का निर्माण होने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से आरक्षण के कारण भारत की घरेलू कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑटोमोबाइल का निर्माण कर पाई। यदि यह संरक्षण ना मिलता तो शायद ये भारत की कंपनियां उभर नहीं पाती। लेकिन इस औद्योगिक नीति में कुछ कमियां रह गई। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के लिए सब कुछ अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस औद्योगिक नीति में कुछ कमियां भी थी। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसका काम उन क्षेत्रों में उत्पादन करना था जिनमें निजी क्षेत्र रुचि नहीं ले रहे थे, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते सार्वजनिक क्षेत्र ब्रेड, चप्पल, होटल, दूरसंचार आदि सेवाओं का भी उत्पादन करने लगा। इन सभी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से बेहतर कर सकते थे। ऐसा करते करते सार्वजनिक क्षेत्र अपने उद्देश्य से भटक गया। दूसरा, इन 40 वर्षों के दौरान समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशलता उत्पन्न हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चलने लगा। असल में यह निजी क्षेत्र की वह बीमार इकाइयां थी जिनका नौकरी को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन इकाइयों को चलाना अब सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लाइसेंसिंग नीति का औद्योगिक घरानों ने बहुत दुरुपयोग किया। अपने सरकार के साथ रिश्तों के कारण उन्हें लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता था, किंतु एक छोटे उद्योगपति को लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के काफ़ी चक्कर काटने पड़ते थे। परमिट लाइसेंस राज ने भी औद्योगिकरण के विकास में रोड़े अटकाने का काम किया। जिस गति से हमारे देश का औद्योगिकरण हो सकता था, इस परमिट राज के कारण उतनी तेजी से औद्योगिकरण संभव नहीं हो पाया। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की नीति से निजी उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि निजी क्षेत्र जो उत्पादन भारत में कर रहे थे वह काफ़ी घटिया किस्म का था। उनकी कीमत काफ़ी अधिक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी प्रतिस्पर्धा किसी के साथ नहीं है और जैसा हम उत्पादन करेंगे भारतीयों को वैसा ही उत्पादन खरीदना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं
कि 1950 से 1990 तक हमारा सफ़र बहुत उल्लेखनीय रहा। हमने हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। हमारा औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में न केवल वृद्धि हुई बल्कि इसमें विविधता भी आई और 1990 तक आते आते हम दुनिया के 10 सबसे बड़े औद्योगिक देशों में एक हो गए। किंतु इस नीति के कारण, मुख्यतः लाइसेंसिंग नीति के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में शिथिलता आई। इससे औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान भी पहुंचा। लाइसेंसिंग जो देश के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लागू की गई थी, लेकिन समय के चलते इसने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रोड़े के रूप में काम किया और सार्वजनिक क्षेत्र लगातार घाटे में चलने लगा। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सरकार को लाभ भी प्रदान कर रही थी, लेकिन अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां घाटे में चल रही थी और इसके चलते सरकार को 1990 तक आते आते इन सार्वजनिक क्षेत्रों को चलाना काफ़ी कठिन हो गया था और 1991 में देश को अपनी औद्योगिक नीति चेंज करनी पड़ी, परिवर्तित करनी पड़ी।